नमस्कार दोस्तों, आप सभी प्यारे भाइयों बहनों सादर परिणाम। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, सहमत होंगे। आज की वीडियो में आपको भारत की प्रतिरक्षा, भारत का डिफेंस सिस्टम और भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के टॉपिक के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता रहता है, इससे संबंधित क्वेश्चन काफ़ी आए हुए भी है। तो इस प्रकार के आप क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं। आप अगर पुराने ओल्ड मॉडल पेपर उठाकर देखेंगे या कोई भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई भी टेस्ट देंगे तो इससे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं इसके बारे में। भारत की प्रतिरक्षा यानी भारत का डिफेंस सिस्टम या भारत की सुरक्षा व्यवस्था, यानी भारत की सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार की है और क्या क्या इसमें प्रावधान किए गए हैं और क्या क्या इसके अंतर्गत आता है। भारत की डिफेंस सिस्टम या भारत की प्रतिरक्षा प्रणाली के अंतर्गत इससे शुरू करते हैं। इसका पहला पॉइंट है, भारत की रक्षा के लिए सेना का गठन किया जाता है, जिसका सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है, किंतु रक्षा संबंधी सारा कार्य केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। रक्षा मंत्री सशस्त्र सेनाओं के प्रशासन का कार्य करता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं को 3 भागों में बांटा गया है, यानी भारत की सुरक्षा के लिए और भारत के डिफेंस के लिए सेना का गठन किया जाता है, जिसका सर्वोच्च सेनापति यानी चीफ कमांडर भारत का राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट कहते हैं वो होता है, किंतु रक्षा संबंधी सारा कार्य केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है, यानी केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा। रक्षा मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कहते हैं इसे, इसके द्वारा किया जाता है। और रक्षा मंत्री जो है, जिस मंत्रालय का मंत्री होता है, वो सशस्त्र सेनाओं के प्रशासन का कार्य करता है, यानी सारा प्रशासन का कार्य उसके अंतर्गत आता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं को 3 भागों में बांटा गया है, यानी जैसे घर का कोई बुजुर्ग आदमी होता है, वयस्क आदमी होता है, सारा काम जिम्मेदारी बड़प्पन तो उसके पास होता है, लेकिन कार्य करते हैं कोई और। उसी प्रकार से भारत की सेना का सर्वोच्च सेनापति या चीफ कमांडर भारत का राष्ट्रपति होता है, जो आप फोटो में देख सकते हैं। ये भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो 26 जनवरी की परेड में भारत की आर्मी को सैल्यूट करती है, या भारत की आर्मी वाले ने सैल्यूट करते हैं। ये भारत की आर्मी की चीफ कमांडर है, लेकिन सारा कार्य नामित कमांडर है। और रक्षा मंत्री जो होता है भारत की सशस्त्र सेनाओं का प्रशासन का कार्य करता है। और अगले पॉइंट में पढ़ेंगे कि भारतीय सेनाओं को 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं। चलो इसे आगे पढ़ेंगे। एक के बाद क्या, भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था या सिक्योरिटी अरेंजमेंट ऑफ इंडिया। ये जो पढ़ा था आपने, भारत की सशस्त्र सेना, ये इसमें 3 भागों में बांटा गया है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। ये इंडियन आर्मी के जवानों का फोटो है। इंडियन आर्मी के जो प्रधान होता है, चीफ होता है, तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ या CAS कहते हैं। इसका मुख्यालय यानी हेड ऑफिस नई दिल्ली में है, भारत की कैपिटल में। इसे 7 कमांड में बांटा गया है, यानी 7 विभागों में बांटा गया है। इसे 7 भागों में बांटा गया है। और जो वे 7 कमांड हैं वो ऐसे ऐसे हैं। पहली कमांड है पश्चिमी कमांड, जो हरियाणा के चंडी मंदिर में स्थित है।
जो पश्चिमी कमांड है इसका मुख्यालय चंडी मंदिर में स्थित है, ये हरियाणा में स्थित है। और ये सेकंड है उत्तरी कमांड जो उधमपुर में स्थित है, उधमपुर जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये भारत की सेनाओं के अलग अलग सेनाओं के ये फोटो है, 26 जनवरी और 15 अगस्त पे ये परेड करते हुए थे। ये भारतीय सेनाओं की परेड का फोटो है, अलग अलग विभाग के। ये भारत की आर्टिलरी है, आर्टिलरी जिसे हिंदी में तोपखाना कहते हैं। और ये CRPF है, ये एयरफोर्स है, और ये कर्नाटक राज्य में यहाँ की है। और ये शायद आर्मी है, तो ये भी इंडियन फोटो है। और ये आर्मी की बटालियन है थोड़ी सी, ये शायद असम राइफल्स में आ गए और इनके ये बीच वाले पीरियड में आ गए। मध्य कमांड या सेंट्रल कमांड है, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। ये याद रखना। पूर्वी कमांड है कोलकाता में स्थित, नंबर 4 कोलकाता, ये पड़ता है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल की राजधानी है ये कोलकाता। ये पूर्वी कमांड है, ये भारत का नक्शा है, जैसे भारत का नक्शा इस प्रकार से है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इधर ईस्ट पड़ता है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ और साउथ, यानी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। ये अलग अलग कमांड है, यानी पूर्वी कमांड इधर ही, इधर बंगाल पड़ेगा, बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है। और मध्य कमांड भारत के मध्य लखनऊ में स्थित है। उत्तरी कमांड जम्मू कश्मीर के उधमपुर में स्थित है। और पश्चिमी कमांड हरियाणा के चंडी मंदिर में स्थित है। ये चंडी मंदिर हरियाणा के पंचकुला में पड़ता है। ये चंडी मंदिर अलग है और चंडीगढ़ अलग है, दोनों का नाम देवी चंडी के नाम पर रखा गया है। चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है और चंडी मंदिर पंचकुला में पड़ता है, एक शहर है। ये दक्षिणी कमांड ये पुणे में स्थित है, पुणे पड़ता है महाराष्ट्र में, इसे शॉर्ट में MST कहते हैं। प्रत्येक विभाग को कमांड कहते हैं। ये है दक्षिण पश्चिम कमांड या साउथ ईस्ट वेस्ट, साउथ वेस्ट कमांड। ये राजस्थान के जयपुर में स्थित है, मुख्यालय है इसका। ये ट्रेनिंग कमांड, यहाँ सेना के बड़े बड़े उच्च लेवल के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन जो छोटे रैंक के होते हैं, आर्मी में जो सैनिक होते हैं छोटे रैंक के, GD ग्रेडमैन और टेक्निकल इस रैंक के होते हैं, उनकी ट्रेनिंग तो किसी भी कमांड में हो जाती है। लेकिन ये जो उच्च अधिकारी हैं, उच्च लेवल के अधिकारी होते हैं, उनकी कमांड शिमला में की जाती है। शिमला ये हिमाचल में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी है ये। जो प्रत्येक कमांड है उसका जो ऑफिसर है, उस ऑफिसर को यानी कमांड का अधिकारी को कमांडर कहते हैं। इससे ऊंची रैंक होती है कमांडिंग इन चीफ की, वो आप आगे पढ़ेंगे आपके वर्ग में। अब आती है वायुसेना। वायुसेना नहीं है ये नौसेना है। नौसेना ये भारतीय सशस्त्र बल का दूसरा भाग है। पहला है थल सेना या इंडियन आर्मी, ये नौसेना है इंडियन नेवी। इसका नौसेना का जो प्रमुख होता है, प्रधान होता है, वो एडमिरल, उसकी रैंक होती है और उसे चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं नौसेना अध्यक्ष। नौसेना अध्यक्ष कहते हैं, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ हिंदी में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है, भारत की राजधानी में। और जैसे इंडियन नेवी को 7 भागों में बांटा गया है फिर शासन की दृष्टि से, फिर शासन की सुगमता की दृष्टि से, ऐसे ही नौसेना को 3 कमांड में बांटा गया है। इसका यानी प्रत्येक कमांड में जो अधिकारी होगा, पूरी नौसेना का जो प्रधान होता है वो तो एडमिरल होता है। और नौसेना का 3 भागों में बांटा गया है। और जो प्रत्येक कमांड है, प्रत्येक का अधिकारी होता है वाइस एडमिरल, यानी एडमिरल से नीचे पोस्ट। वाइस को हिंदी में कहते हैं लघु या छोटा, यानी छोटा एडमिरल। और ये जो 3 कमांड हैं,
वो 3 कमांड हैं। एक तो है पूर्वी कमांड जो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित है। विशाखापत्तनम जैसे मुंबई है, मुंबई की तरह एक हार्बर है। हार्बर या हिंदी में कहते हैं बंदरगाह, जहाँ से जल का यातायात होता है, जहाँ पर समुद्री जहाज, समुद्री यानी कि नौसेना के जो भी आवागमन के होते हैं, नाव, छोटी बड़ी नाव और जहाज और लड़ाकू पनडुब्बी, और ये भी ये इनका आवागमन हार्बर से होता है, बंदरगाह के द्वारा होता है। ये भारत का बंदरगाह है विशाखापत्तनम में, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ भारतीय नौसेना की पूर्वी कमान यानी पूरा इधर पड़ता है, इस तरफ ईस्ट, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर साउथ और नॉर्थ। तो ये पूरा भारत का दक्षिणी भाग जो है इसे दक्षिण भाग कहते हैं, जो विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में पड़ता है, और इधर जो पूर्वी भाग पड़ता है उसी को पूर्वी कमांड कहते हैं। पूर्वी कमांड का मुख्यालय ये आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित है। और दूसरा है पश्चिमी कमांड, ये पश्चिमी भाग इधर पड़ता है इस तरफ भारत में, तो इसका मुख्यालय इधर ही महाराष्ट्र, इधर महाराष्ट्र पड़ता है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित है उसका मुख्यालय। और तीसरी कमांड है दक्षिणी कमांड, साउथ कमांड, इसका मुख्यालय कोच्चि में स्थित है। कोच्चि को कोचिन भी कहते हैं। ये कोचिन केरल का एक तटीय शहर है, अरब सागर के तट पर स्थित एक शहर है, यहाँ पर इसका मुख्यालय है। तो नौसेना को 3 कमांड में बांटा गया है, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। पूर्वी पड़ती है विशाखापत्तनम में, और पश्चिमी पड़ती है मुंबई में, दक्षिणी पड़ती है इधर केरल के शहर कोच्चि में। तो तीसरा है भारतीय सशस्त्र बल का तीसरा भाग है वायुसेना या एयरफोर्स। इसका प्रधान एयर चीफ मार्शल रैंक होती है, उसकी एयर चीफ मार्शल रैंक कौन से कहते हैं? चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, CAS, और इसे हिंदी में कहते हैं वायुसेना अध्यक्ष। वायुसेना अध्यक्ष हिंदी में करते हैं, इंग्लिश में कहते हैं CAS यानी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। और इसका मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। वायुसेना को भी 7 कमांड में बांटा गया है। थल सेनाध्यक्ष है, भारतीय थल सेनाध्यक्ष है, जो कि कमांड ऐसे इस प्रकार है। पूर्वी कमांड, ये वायुसेना के तस्वीर देख सकते हैं, ये एयरफोर्स के सदस्य हैं, एयरफोर्स के कर्मचारी हैं। जो उनकी ड्रेस है, ज़्यादातर ड्रेस आप इनकी जो नागरिक विमान सेवा के कर्मचारी होते हैं वाचु, उनकी ड्रेस आप नीली देखोगे, नीली ड्रेस होती है उनकी। और जो ये होते हैं डिफेंस के यानी सेना के जो लड़ाकू विमान होते हैं और जो भारत की सुरक्षा व्यवस्था को काम करते हैं, उनकी ड्रेस अलग होती है। उनकी ड्रेस कोड के हिसाब से होती है कि जैसे किसी की ड्यूटी रेगिस्तान में लगी हुई है, तो रेगिस्तान में इस तरह की ड्रेस नहीं पहन सकते कि अगर पहनकर कोई चला गया इस तरह की ड्रेस के दूर से देख लेंगे कि हाँ भाई कोई आदमी खड़ा है वहाँ पर। तो उनकी ड्रेस भी ऐसी होती है कि जो रेत के रंग से मिलती जुलती है, कि रेत में आदमी का दूर से दिखाई नहीं पड़ेगा कि यहाँ कोई आदमी है, तो ऐसा लगेगा कि जैसा रेत है उसी रंग की ड्रेस होती है। कहीं पहाड़ी क्षेत्र में चले गए तो वहाँ के वातावरण के हिसाब से ड्रेस होती है उनकी, और जंगलों में है तो जंगलों के हिसाब से ड्रेस होती है। तो इसी प्रकार से आर्मी की ड्रेस होती है, इसी प्रकार से BSF की ड्रेस होती है कि इस प्रकार से जैसे अंधेरे में कोई सफेद ड्रेस पहन खड़ा हो जाए तो दूर से पता चल जाएगा कि सामने से इसका जो सामने शत्रु है, शत्रु को आराम से देख लेगा दूरबीन से कि वहाँ पे हलचल हो रही है, तो वहाँ पे भारत की सेना का कोई जवान है या कितने जवान हैं, क्या इनकी प्लानिंग है। ये पूर्वी कमान मेघालय के शिलांग में पड़ती है। ये मेघालय की राजधानी है। मेघालय नॉर्थ ईस्ट का यानी पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जो पहाड़ी क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पर इसकी कमांड है जिसे पूर्वी कमान कहते हैं। इसका मुख्यालय शिलांग में स्थित है। केंद्रीय कमान या सेंट्रल कमान, जिसको सेंट्रल कमान भी कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश के
इलाहाबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश प्राचीन नाम था, जिसे सीएम योगी ने बदलकर प्रयागराज कर दिया। प्रयागराज, प्रयागराज 5 प्रयाग पढ़ते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में स्थित है। 5 प्रयाग उत्तराखंड में स्थित है, यूपी में। और सबसे बड़ा प्रयाग जो है, कोई देव प्रयाग है, कोई रुद्र प्रयाग है, ऐसे ऐसे अलग अलग प्रयाग है। प्रयाग कहते हैं स्वर्गवास, यानी जो सबसे बड़ा प्रयाग है वो मान जाता है इलाहाबाद को, यानी प्रयाग का राजा, प्रयाग का राजा। तो इसी आधार पर इलाहाबाद का नाम बदलकर सीएम योगी ने प्रयागराज रख दिया है। पहले इसका नाम इलाहाबाद था। दक्षिणी पश्चिमी कमान, दक्षिणी यानी कि साउथ ईस्ट वेस्ट, साउथ वेस्ट कमान, ये पड़ती है गांधीनगर में, गुजरात में। ये गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और मेंटेनेंस कमान, मेंटेनेंस कमान ये पड़ती है महाराष्ट्र के नागपुर में, यानी कि देख रहे हैं कि उनके मरम्मत की वायुसेना के जो विमान हैं और प्लेन है, उनकी देख रेख की जो कमांड है की जाती है, वो की जाती है नागपुर से। नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। पश्चिमी कमान, यानी ये पश्चिमी कमान पड़ती है नई दिल्ली में, देश की राजधानी में। ये दक्षिणी कमान यानी नाम से स्पष्ट है, ये दक्षिण भाग में पड़ती है। ये पड़ती है तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। भारतीय वायुसेना की भी भारतीय थल सेना की तरह 7 कमान है, और जो इनका अलग अलग मुख्यालय है। इस प्रकार से आ जाते हैं क्वेश्चन कि 4 ऑप्शन में कि एयरफोर्स भारतीय वायुसेना है, इसकी कितनी कमान है? 5, 6, 7, 8। तो जो सा सही है उसे आप टिक कर देंगे। यानी 5 किसी की नहीं है, 6 भी किसी की नहीं है, 8 भी किसी की नहीं है। 3 है, वे नौसेना की कमान है, नौसेना की 3 है, और थल सेना की भी 7 है, और वायुसेना की भी 7 है। और डीपली अगर क्वेश्चन आ गया, थोड़ा लेवल हाई हो गया, तो ये भी आ सकता है कि दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दक्षिणी कमांड में 4 राज्य, 4 स्थान देती है। अगर एक दिल्ली ले लिया, एक मुंबई, एक तिरुवनंतपुरम, एक बंगलुरु। तो जैसे नाम से स्पष्ट है, दक्षिणी कमांड है तो दक्षिण भारत में स्थित होगी। दिल्ली दक्षिण भारत का क्षेत्र नहीं है, शहर नहीं है। मुंबई दक्षिण भारत में नहीं पड़ता, या तो तिरुवनंतपुरम पड़ता है या बंगलुरु पड़ता है। अगर एक बार भी पढ़ लिया है इसके बारे में, तो आराम से ये जानकारी हो जाएगी कि तिरुवनंतपुरम में है या बंगलुरु में है। ये बंगलुरु में नहीं है, ये तिरुवनंतपुरम में है। बंगलुरु में दूसरी है, बंगलुरु में है ट्रेनिंग कमांड। बंगलुरु में है ट्रेनिंग कमांड, जहाँ की वायुसेना के उच्च रैंक के अधिकारियों की ट्रेनिंग की जाती है। बंगलुरु में ज़्यादातर जैसे सिलेक्शन होते हैं एयरफोर्स में सेलेक्ट होकर जाते हैं, तो ज़्यादातर की पहली बार ट्रेनिंग या पहली बार ड्यूटी बंगलुरु में पड़ती है। जिसका भी जो सिलेक्शन हुआ है एयरफोर्स में, तो जिन्होंने ट्रेनिंग की है तो वो यही बताते हैं कि पूछते हैं कि कहाँ चलिए तुम्हारी ड्यूटी या कहाँ चलिए तुम्हारी ट्रेनिंग, तो पहले ये बताते हैं कि बंगलौर से निकली। तो ज़्यादातर ट्रेनिंग जो की करवाई जाती है एयरफोर्स से कर्मचारियों की, वो बंगलुरु में करवाई जाती है। बंगलुरु कमांड में ये ट्रेनिंग कमांड है एयरफोर्स की। ये यानी कमीशन ऑफिसरों की पद श्रेणियाँ, यानी कि जो ऑफिसर नियुक्त किए जाते हैं भारत की तीनों सेनाओं में, उनकी श्रेणियां किस प्रकार हैं, यानी कि उनका क्रम क्या है कि किसका क्रम सबसे पहले आता है, उसके बाद किसका आता है, उसके बाद किसका आता है। तो जो भारतीय स्थल सेना है, भारतीय स्थल सेना है, आर्मी की कह सकते हैं इसे, और जो वायुसेना है एयरफोर्स, और जो नेवी है इंडियन आर्मी में सबसे बड़ा पद होता है जनरल का। जनरल को थल सेना अध्यक्ष भी कह देते हैं, थल सेना अध्यक्ष। और वायुसेना अध्यक्ष को
एयर चीफ मार्शल, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कहते हैं इसे, होता है चीफ ऑफ द एयर स्टाफ है, लेकिन इसकी रैंक होती है एयर चीफ मार्शल की, यानी कि एयर की मार्शल का चीफ यानी सर्वोच्च। इसकी रैंक होती है एयर चीफ मार्शल की। और नौसेना जो चीफ ऑफ द नेवी स्टाफ होता है, इसकी रैंक होती है एडमिरल रैंक की। ये इनकी रैंक है। ये जैसे किसी कोई आर्मी में है, आर्मी में चला गया तो उससे पूछते हैं कि तुम्हारी रैंक क्या है, तो वो अलग अलग बताता है कि मेरी जीडी की रैंक है, मेरी टीए में रैंक है, मेरी ट्रेड इसमें है, ट्रेड रैंक की है। तो ऐसी जो रैंक होती है, जो सबसे ऊंची रैंक है वो जनरल की रैंक है। जनरल के बाद आता है जनरल से छोटा लेफ्टिनेंट जनरल, और इसमें एयर चीफ मार्शल से छोटा होता है मार्शल, और एडमिरल से छोटा होता है वाइस एडमिरल। और ये आप फोटो देख रहे हो, ये फोटो है विपिन रावत की। यानी जो ये विपिन रावत थे, ये पहले भारतीय आर्मी के वायुसेना अध्यक्ष भी रहे हैं। ये जनरल, ये पहले जनरल रहे थे, और जनरल से बाद में इन्हें सीडीएस बना दिया गया। ये फर्स्ट सीडीएस थे भारत के। सीडीएस की पहली बार पोस्ट स्थापित की गई थी, पद स्थापित किया गया था, और पहले सीडीएस बनने वाले व्यक्ति की एक विपिन रावत। वो सीडीएस का पद इसलिए स्थापित किया गया कि जैसे भारतीय थल सेना को कोई कार्रवाई करनी है, कोई ऑपरेशन को अंजाम देना है, तो उसके अपने सीमा क्षेत्र है, उसकी अपनी सीमा है कि बस वो थल में कर सकती है, उसका दायरा है केवल थल का, और उससे बाद में वो जल में कुछ नहीं कर सकती। आर्मी वाले जल में कुछ कर नहीं सकते, और जल वाले थल में कुछ नहीं कर सकते, और ये वायु में कुछ नहीं कर सकते। तो इन्हें आपस में एक दूसरे की जरूरत पड़ती है कि थल सेना वालों को वायुसेना वालों की जरूरत पड़ती है कि ऐसे कुछ वो देंगे, अपनी कमांड देंगे, ऑर्डर देंगे कि यहाँ पर इस तरह आप एयर स्ट्राइक कर सकते हो आकर। तो एयर स्ट्राइक ये खुद नहीं कर सकते, एयर स्ट्राइक करने के लिए वायुसेना की जरूरत पड़ेगी। अगर पानी में कुछ ऑपरेशन करना है समुद्र में, तो इन्हें नौसेना की जरूरत पड़ेगी। कोई आतंकवादी है, आतंकवादी या संगठन है कोई, कि जैसे 26/11 अटैक हुआ था मुंबई में, करा था उन्होंने जमीन पर, आए थे पानी के रास्ते से, कि आतंकवादी में तो जमीन पर उसने कुछ आतंकवादी हमला करा, और फिर वो एकदम भाग गया, पानी में भाग गया। तो थल सेना आर्मी वालों ने कुछ इसके खिलाफ ऑपरेशन चलाया, जमीन पर तो उन्होंने काम करा, और फिर वो भाग गया पानी में। पानी में जाने के लिए इन्हें फिर नौसेना वालों से परमिशन लेनी पड़ेगी कि ऐसे कोई आतंकवादी तुम्हारे सीमा क्षेत्र में घुस गया, कि हम वहाँ पर ऑपरेशन करना चाहते हैं या कोई कार्रवाई करना चाहते हैं। ये उन्हें उनसे पहले परमिशन मांगेंगे, वे फिर आपस में डिस्कशन करेंगे, विचार करेंगे, फिर परमिशन देंगे। तो जितने परमिशन लेने और देने में टाइम लगेगा, इतने आतंकवादी भाग जाएगा, बच कर भाग जाएगा वो। तो इस प्रकार से ये दिक्कत थी ऑपरेशन को अंजाम देना। फिर एक पद बना दिया चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, यानी चीफ बना दिया था ये भारत की डिफेंस प्रणाली के स्टाफ का, यानी ये प्रमुख बना दिए थे। कि जैसे विपिन रावत कह देंगे, विपिन रावत ने कह दी मुझे नौसेना को एकदम आदेश दो तो एकदम नौसेना तैयार, वायुसेना को आदेश दो तो वायुसेना तैयार, और आर्मी वालों को आदेश दो तो आर्मी वाले तैयार। तो फिर इसमें किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि जैसे इन्होंने कह दी, सीडीएस ने कह दी, तुरंत कार्रवाई की जाएगी। तो ये पद बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी थी। अगला पॉइंट है मेजर जनरल, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल से नीचा जाता है मेजर जनरल, और एयर मार्शल से नीचा जाता है एयर वाइस मार्शल, यानी वाइस का अर्थ ही छोटा होता है, और वाइस एडमिरल से नीचा जाता है रियर एडमिरल, यानी कि सबसे छोटा एडमिरल। और ये जो देख रहे हो, ये दूसरे सीडीएस के पूर्व है अनिल चौहान,
ये सेकंड सीडीएस है भारत के और वर्तमान सीडीएस है ये। और इन्हें इनकी एक हादसे में मौत हो गई थी विपिन रावत की, तो उसके बाद में इन्हें बनाया गया था अनिल चौहान को, और जो कि ये वर्तमान में भी भारत के सीडीएस है। ये करंट में जा सकता है पूछने के लिए। और ये पोस्ट याद रखना, कौन सी पोस्ट सबसे पहले आती है उसके बाद पोस्ट आती है। ये मेजर जनरल, मेजर जनरल से बात करती है ब्रिगेडियर की, ये एयर कोमोडोर, ये कोमोडोर। ये आर्मी की पोस्ट है ब्रिगेडियर की। ये ब्रिगेडियर से नीचे आती है कर्नल की, और इसी में एयर कोमोडोर जो होता है, ये कोमोडोर कहते हैं, ये पेड़ है पेड़ा हिंदी में, यानी कि एक प्रकार का समूह। ये यानी कि ये तो है एयर कोमोडोर, और ये खाली कोमोडोर पेड़ा के 8 विमान या 10 विमान या 18 विमान, तो एक समूह बना लेते हैं। ये अलग अलग समूह हो जाते हैं कि जैसे कोई कुछ भी समूह बना लेते हैं, पार्टी बना लेते हैं कि हम बीजेपी के हैं, हम कांग्रेस के हैं, या कोई सपा, कोई बसपा। तो व्यक्ति सुविधा के अनुसार कार्यकर्ता इसमें जुड़ जाते हैं कि कोई कार्यकर्ता बीजेपी से जुड़ा हुआ है, कोई कांग्रेस से, कोई सपा से, कोई बसपा से। तो यहाँ अपनी मर्जी से नहीं जुड़ते। यहाँ ये जो ये है, जो डिफेंस सिस्टम है भारत का, ये अधिकारी अपने हिसाब से नियुक्त करते हैं बेड़े में कर्मचारियों को कि इसमें इस टीम में कितने विमान होंगे, कितने इसमें सदस्य होंगे, कितने इसमें सैनिक होंगे और कितने पायलट होंगे। तो वो एक तरह से इसे बना लेते हैं, एक टीम बना लेते हैं कि किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए, कि ये इस वाले एयर कोमोडोर पर नियुक्त किया जाएगा, इस वाले नेवी कोमोडोर पर नियुक्त किया जाएगा। एक प्रकार का बेड़ा होता है, एक समूह होता है पूरा, वायु से विमानों का समूह या जहाज का समूह या पनडुब्बियों का समूह, ये पूरा समूह होता है। जैसे हिंदी में कहा था कि हमारा तो बेड़ा डूब गया, तो बेड़ा यानी कि हमारा जो पूरा समूह था जल सेना का, वो पूरा पूरे डूब गया। देखा था कुछ होता, एक आधी नाव होती है, कहता जहाज होता, तो हम कुछ करते भी, तो हमारा तो बेड़ा डूब गया। बेड़ा मतलब ये तो पूरी तरह से नष्ट हो गया। ये ब्रिगेडियर समाज में जाते हैं कर्नल, और एयर कोमोडोर के पास में जाते हैं ग्रुप कैप्टन, और इसमें नौसेना में कैप्टन। ये फिर कर्नल से नीचे लेफ्टिनेंट कर्नल, और ग्रुप कैप्टन से नीचे विंग कैप्टन, और फिर इसका कमांडर। और ये आप फोटो देख रहे हो, ये वायुसेना प्रमुख, वायुसेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष का फोटो है। और ये वायुसेना अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी। ये आप बैच देख सकते हो, लगा हुआ IAF लिखा हुआ है, इंडियन एयरफोर्स। उनकी ड्रेस नीली होती है, और यहाँ नाम लिखा हुआ होता है, विवेक राम चौधरी लिखा हुआ है। और ये जो है, ये टांगते हैं दाहिनी तरफ, इस तरफ ये मिले हुए हैं मेडल, इनके कार्य को देखकर ये मेडल दिए जाते हैं। फिर आता है लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद मेजर, और इसमें स्क्वाड्रन लीडर, और इसमें लेफ्टिनेंट कमांडर। और ये तस्वीर आप देख रहे हो, ये तस्वीर है नौसेना प्रमुख, नौसेना अध्यक्ष दिनेश त्रिपाठी की। दिनेश त्रिपाठी, ये बैच लेवल पे देख सकते हो आप, ये
ये कंधे पर जो बैच लगे हुए हैं ये नेवी के बैच लगे हुए हैं, ये टोपी में भी बैच लगा हुआ है नेवी का, और ड्रेस सफेद रंग की होती है नेवी की। ये आवश्यकता करंट में क्वेश्चन, ये वर्तमान नौसेना अध्यक्ष कौन है भारत के, या वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष कौन है, वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन करंट में आ सकता है। फिर मेजर के बाद आते हैं कैप्टन, और क्या इसमें आते हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट, और इसमें लेफ्टिनेंट। कैप्टन से भी नीचे पोस्ट होती है लेफ्टिनेंट की, फिर लाइन ऑफिसर की, इसमें सब लेफ्टिनेंट की। जैसे इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर होते हैं, असिस्टेंट इंस्पेक्टर होते हैं, इसी प्रकार नेवी होते हैं सब लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट के, तो लेफ्टिनेंट कमांडर इस प्रकार से इनको पद होते हैं। वो तो हो गए भारतीय आर्मी के भाग, यानी कि भारतीय सेना को कितने भागों में बांटा गया है, और ये है भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, यानी कि भारत की दुश्मन देशों से सुरक्षा करने के लिए बनाई गई है ये सेना। और भारत की अगर आंतरिक गृह युद्ध हो जाए, गृह युद्ध छिड़ जाए, या किसी और वजह से, किसी और कारण से नक्सलवाद या उग्रवाद की इस तरह से ऐसे कोई भी हालात पैदा हो जाए कि देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को खतरा पैदा हो जाए, तो उसकी सुरक्षा कौन करेगा? ये तो कर लेंगे कि वायुसेना, नौसेना और थल सेना वाले तो दुश्मन देशों से सुरक्षा कर लेंगे, यानी तो खतरा तो देश में अंदर से भी है, उनसे सुरक्षा कौन करेगा? तो उसके लिए भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के लिए कुछ संस्थानों का निर्माण किया गया है, यानी भारतीय प्रतिरक्षा से संबंधित कुछ प्रमुख संस्थानों का विवरण इस प्रकार है। तो इनमें से कुछ संस्थान हैं, मेन जो संस्थान है आज की वीडियो में उसके बारे में बताया जाएगा कौन कौन से हैं। नंबर 1 पर आता है नेशनल कैडेट कोर या एनसीसी कहते हैं इसे। इसकी स्थापना भारत आज़ाद होने से बाद में, जब 1947 में देश स्वतंत्र हो गया था, उसके बाद में 1948 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत की रक्षा के प्रति युवकों तथा युवतियों को जागरूक करना तथा उन्हें अंतिम रक्षा पंक्ति के लिए तैयार करना। इसका आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन, यानी इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसकी स्थापना करने का उद्देश्य था कि भारत के जो नए युवक युवती हैं उन्हें देश की सुरक्षा के लिए जागरूक करना और उन्हें एक तरह से रिजर्व में रखना, कि रिजर्व में ये रखना कि जब सब तरह से आर्मी के किसी वजह से आर्मी से कंट्रोल नहीं हो देश की स्थिति, तो सबसे बाद में तो फिर इन्हें एनसीसी वालों को ला देंगे, जिन्होंने एनसीसी के कैंप कर रखे होंगे। उन्हें जानकारी हो जाती है कैंप करते करते कि गोली चलाने की, अपनी रक्षा करने की, जो देश का नागरिक है उनकी रक्षा करने की उन्हें जानकारी हो जाती है। तो उन्हें रिजर्व में रखते हैं कि सबसे बाद में अगर कभी आवश्यकता पड़ी तो इन्हें एनसीसी वालों को इमरजेंसी में बुला सकते हैं। तो इसका आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। और ये एनसीसी की ड्रेस है, ये बैच हैं, इनके बैच के अलग अलग में हैं, अलग अलग प्रकार है। मैंने खुद करी थी एनसीसी, तो ये बिल्कुल प्लान होते हैं, प्लान पट्टी शुरू में दी जाती है। जब नए नए होते हैं तो जैसे जैसे साल बढ़ते जाते हैं, एनसीसी होती है 3 साल की, 3 साल में ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड ऐसे सीट मिलते जाती है। यानी कि जो एनसीसी के सारे कैंप और कर लेता है, पूरा कर लेता है, तो उसे सी ग्रेड मिल जाता है। ये सर्वोच्च ग्रेड होता है सी।
तो ये ए मिलता है पहले साल में, बी मिलता है दूसरे साल में और सी मिलता है तीसरे साल में। जिसके पास एनसीसी का सी ग्रेड होता है तो उन्हें सरकारी कुछ एग्ज़ाम होते हैं उसमें छूट मिल जाती है। यानी जो डिफेंस के एग्ज़ाम होते हैं आर्मी से संबंधित और पुलिस से संबंधित उनमें छूट मिल जाती है एनसीसी वालों को। प्रादेशिक सेना यानी टेरिटोरियल आर्मी, इसे टीएडी कहते हैं। ये इसका गठन रक्षा की द्वितीय पंक्ति के रूप में किया गया है। इसमें 18 से 35 वर्ष की आयु के नौजवान नागरिक भर्ती किए जाते हैं। इन्हें पार्ट टाइम में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है और आपात स्थिति में सेना को बुलाया जाता है। यानी ये जो टेरिटोरियल आर्मी है ये इंडियन आर्मी का भाग है। इसमें ये द्वितीय पंक्ति के रूप में भर्ती किया गया है। पहली पंक्ति में आते हैं जीडी वाले, जनरल ड्यूटी वाले, और फिर दूसरी पंक्ति में आते हैं टीए वाले। तो इन्हें द्वितीय पंक्ति के रूप में गठन किया गया था इसका। इसमें 18 से 35 वर्ष की आयु के नौजवान नागरिक भर्ती किए जाते हैं। यानी इसमें आर्मी वाले जाते हैं तो 18 से 35 वर्ष क्या 18 से बस 25 साल तक की उम्र की भर्ती देखते हैं ज़्यादातर आर्मी की। तो फिर उससे बाद में भर्ती शायद कोई नहीं देखता, तो देखते हैं तो फिर दोबारा से 10वीं 12वीं करेंगे। दोबारा से 10वीं 12वीं करेंगे तो फिर पहचान धीरे धीरे हो जाएगी 17-18 साल। तो इसमें कम उम्र तक के रखते हैं और इन्हें पार्ट टाइम में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इन्हें ट्रेनिंग तो दी जाती है आर्मी की, लेकिन फुल ट्रेनिंग नहीं दी जाती। और पहले तो चलते हैं ये जीडी वाले और फिर आपात स्थिति में चलते हैं ये टीए वाले। यानी इमरजेंसी में किसी वजह से जीडी वाले किसी ड्यूटी पर है और तत्काल आवश्यकता पड़ गई आर्मी की तो फिर बुलाते हैं टीए वालों को। तो टीए वालों को इन्हें आपात स्थिति में बुलाया जाता है। सीमा सुरक्षा बल स्पेलिंग मिस्टेक होगी। इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी। इसका प्रमुख कार्य शत्रु सेना की घुसपैठ तथा सीमा उल्लंघन से अपने देश से सीमा को सुरक्षित बनाना है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यानी इसकी स्थापना की गई थी 1965 के भारत पाक युद्ध के समय। 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था कश्मीर विवाद के ऊपर, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। वो इसी युद्ध के समय दिया गया था नारा, जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए। उनकी ड्यूटी लगती है पाकिस्तानी बॉर्डर पर और बांग्लादेश के बॉर्डर पर इनकी ड्यूटी लगती है। यानी जो बीएसएफ में जाते हैं वे भर्ती होकर छात्र, तो उनकी ड्यूटी पंजाब, राजस्थान और गुजरात इस जगह पड़ती है और या फिर बांग्लादेश की तरफ पड़ती है इनकी ड्यूटी बीएसएफ वालों की। ये बीएसएफ का फोटो देख सकते हो, ये बीएसएफ की ड्रेस है, ये बॉर्डर है, ये तालों के बॉर्डर है बने थे, और ये ड्रेस है इनकी। ये ड्रेस स्थान के साथ साथ चेंज हो जाती है कि पाकिस्तान की तरफ और ड्रेस होती है और बांग्लादेश की तरफ और ड्रेस होती है। उसमें पंजाब की और ड्रेस होती है पंजाब राज्य में, और जो राजस्थान राज्य में और ड्रेस होती है। तो इनकी ड्रेस मिलती जुलती रहती है, कुछ आर्मी वालों से और कुछ सीआरपीएफ वालों से, इसलिए मिलती जुलती ड्रेस होती है। असम राइफल्स, यानी ये भारत और म्यांमार की सीमा और भारत चीन सीमा की सुरक्षा असम राइफल्स द्वारा की जाती है। ये देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। यानी अर्धसैनिक बलों को कहते हैं पैरामिलिट्री फोर्स। पैरामिलिट्री फोर्स इसकी स्थापना की गई थी 1835 में कछारा लेनी के नाम से। यह केंद्रीय यानी केंद्र का सशस्त्र बल है जिसकी 46 बटालियन है। इसका मुख्यालय मेघालय की राजधानी शिलांग में है। और इस बल को पूर्वोत्तर का प्रहरी या पर्वतीय लोगों का मित्र कहा जाता है। जो ये असम राइफल्स है, ये केंद्रीय सशस्त्र बल है। इसकी स्थापना 1835 में की गई थी कछार लेने के नाम से। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी, असम में चाय के बाग हैं, तो वहाँ चाय की खेती बहुत होती है। चाय के बाग हैं असम में, तो वहाँ पर कुछ चाय के बागों को बहुत नुकसान पहुँचाते थे। चाय के बागों की रक्षा करने के लिए
कि चाय की पत्ती तोड़ी वे सुखाने के लिए रख दी, फिर उन्हें चुरा कर कोई और ले गए। बड़े बड़े बाग के चाय के, तो उनकी रक्षा करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी असम राइफल्स की, तो इसका नाम था पेशावर लेडी। ये इसका मुख्यालय शिलांग में है और इसकी ड्यूटी पड़ती है भारत चीन बॉर्डर पर और भारत म्यांमार बॉर्डर पर, यानी कि पर्वतीय एरिया है जहाँ ये खड़े हैं, देख सकते हैं कि पहाड़ी एरिया है, तो इस वजह से इसमें पहाड़ी लोगों का मित्र कहा जाता है असम राइफल्स को। यानी कि पूर्वोत्तर में पड़ता है ये भारत म्यांमार सीमा भी पूर्वोत्तर में है और भारत चीन सीमा भी पूर्वोत्तर में है, तो यानी पूर्वोत्तर का पिरहरी या रखवाला भी कहा जाता है असम राइफल्स को। और ये भारत का प्राचीनतम अर्धसैनिक बल है और जिसका मुख्यालय शिलांग में स्थित है। केवल एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र बल है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित नहीं है, केवल इसी का उसका मुख्यालय शिलांग में स्थित है, बाकी सबका नई दिल्ली में स्थित है। अगला राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स NSG। देश में आतंकवाद की चुनौती का सामना करने के लिए 1984 ईस्वी में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना की गई थी। NSG कमांडो जो है ये यूके के SAS और जर्मनी की GSG कमांडो बलों के पैटर्न पर आधारित है और इनके दो भाग हैं। एक तो है स्पेशल एक्शन ग्रुप SAG जिसमें सैन्य कर्मचारी होते हैं, सेना कर्मचारी भर्ती किए जाते हैं इसमें, और एक है स्पेशल रिजर्व ग्रुप SRG जिसमें राज्य पुलिस बलों के कर्मचारी होते हैं। NSG कमांडो को आमतौर पर ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जाना जाता है। इनकी ट्रेनिंग हरियाणा के मानेसर में करवाई जाती है। तो 1984 ईस्वी में जब इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी, तो हत्या के बाद में पता चला कि जो सिक्योरिटी है, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, क्योंकि जो सिक्योरिटी करने वाले हैं, जो इनकी सिक्योरिटी करते हैं, अब इन्होंने जब हत्या कर दी नेता की इंदिरा गांधी की, तो फिर विश्वास किस पर करा जाए कि जो हमने सिक्योरिटी के लिए लगा रखे हैं वे उनकी हत्या कर रहे हैं जिनकी सिक्योरिटी का जिम्मा हम पर। तो उसके बाद में फिर NSG की स्थापना की गई थी। NSG आप देख सकते हैं नेता के साथ जो चलते हैं, हाथ में माइक वो लेकर वायरलेस वो तो कहते हैं जैसे कि उनके पास कोई हथियार नहीं होता, बस केवल वायरलेस से बात करते रहते हैं। वो बड़े किसी नेता को घेरे चलते हैं, वो जैसे प्रधानमंत्री और जैसे CM योगी के साथ चलते हैं काली ड्रेस में, और जो हाई लेवल के भारत में नेता हैं उनको दी जाती है सिक्योरिटी का जिम्मा। तो इनकी स्थापना की गई थी 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में, एक तरह से बिना हथियार वाले सुरक्षा गार्ड्स के तौर पर। तो ये की गई थी यूके की SAS और SAS और जर्मनी की GSG कमांडो बल पैटर्न के आधार पर। इसके दो ग्रुप हैं SAG और SRG। स्पेशल एक्शन ग्रुप जिसमें सेना के कर्मचारी होते हैं, यानी कि आर्मी वाले जाते हैं इसमें स्पेशल एक्शन ग्रुप में, और जो SRG है स्पेशल रिजर्व ग्रुप, ये सब दूसरी पंक्ति का आता है, ये सब छोटा है। इसमें जाते हैं रिमोट होकर राज्य पुलिस बलों के कर्मचारी, यानी कि जो राज्य का पुलिस बल है, जैसे यूपी पुलिस है, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, तो इसके कर्मचारी जो छठे के कर्मचारी होते हैं, यानी कि 10,000 में से अगर 10,000 कर्मचारी तो 10,000 में से एक लिया जाएगा, 10,000 प्लस कर्मचारी में से एक जाते हैं ये रिमोट होकर। तो इन्हें ब्लैक कैट कमांडो नाम से जाना जाता है। इसमें जाना जाता है कि ड्रेस देख सकते हो आप इनकी, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक काली ड्रेस है। तो इस वजह से इनकी जूते, इनके हेलमेट, इनके हथियार सब चीज़ काली होती है, तो इस वजह से इन्हें ब्लैक कैट कमांडो नाम से जाना जाता है। इनकी ट्रेनिंग हरियाणा में एक जगह है मानेसर, ये इसका ट्रेनिंग मुख्यालय है, यहाँ की ट्रेनिंग करवाई जाती है मानेसर में। तो ये मानेसर में इनका ट्रेनिंग संस्थान है, जहाँ ट्रेनिंग करवाई जाती है। ये ट्रेनिंग के बाद में परेड हो रही है, ये आप फोटो देख सकते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसे कहते हैं CISF, यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में की गई
इस बल पर केंद्र सरकार के औद्योगिक परिसरों में काम करने वाले कारीगरों तथा वहां की संपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी है। इस बल के अधिकारियों का हकीमपेट हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकेडमी में ट्रेनिंग की जाती है। यानी इसकी स्थापना की गई थी 1969 में। क्यों की गई थी? जो केंद्र सरकार के उपक्रम हैं, केंद्र सरकार के संस्थान हैं, जैसे मेट्रो है, एयरपोर्ट है, बंदरगाह है और एनटीपीसी है, एनटीपीसी जहाँ बिजली बनती है, और जो भी केंद्र सरकार के संस्थान हैं उनकी सुरक्षा के लिए इस संस्थान को बना दिए। अब उनकी सुरक्षा कौन करेगा? राज्य पुलिस करेगी। तो राज्य पुलिस का ये नहीं है कि राज्य पुलिस क्यों करेगी, केंद्र सरकार के हैं वे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों करेगी? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में मतभेद हो गया, यानी कि सेंट्रल में तो बीजेपी की सरकार और केरल में है तमिलनाडु टीएमसी की सरकार, ममता की सरकार, तो बीजेपी के बनाए हुए संस्थानों की देख रेख ये क्यों करेगी? टीएमसी क्यों करेगी? टीएमसी सरकार तो वो तो कर देगी औपचारिकता के लिए, नुकसान हो रहा हो और ना हो रहा मत हो तो वे अपने पर क्यों लेगी बोझ इसका? बीजेपी बनाए हुए संस्थानों का वो चाहेगी कि नुकसान हो इनके सब बनाए हुए संस्थानों का। तो इस वजह से केंद्र सरकार ने इनकी स्थापना की थी CISF की, कि स्टेट गवर्नमेंट का भरोसा नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे ना दे, तो इन्होंने अपनी फिर पुलिस बल बनाया, उसे CISF कहते हैं। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ भी संस्थान है, जैसे ये मेट्रो है, मेट्रो में जो कर्मचारी होते हैं वो ये CISF वाले होते हैं, एयरपोर्ट पर CISF वाले होते हैं, और जो बिजली घर है वहाँ पर CISF वाले होते हैं, और ऐसे भी जो भी केंद्र सरकार के द्वारा संस्थान बनाए हुए उन पर सबके पर CISF की मिलते हैं तैनात। और ये इसका वो है ट्रेनिंग सेंटर जो हैदराबाद के हकीमपेट में स्थापित है, नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी अकेडमी या राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकेडमी, ये हकीमपेट में है। ये सब यहाँ पर ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो इसके बारे में कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, इस प्रकार से जा सकता है कि जैसे मेट्रो की सुरक्षा का जिम्मा किस पर है, एयरपोर्ट की सुरक्षा का जिम्मा किसके पास है, इस प्रकार से आ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स से कहते हैं CRPF। इसकी स्थापना 1939 में की गई थी, यानी इसकी स्थापना इससे CISF से बहुत पहले कर दी थी। इसकी 1969 में इसको 1939 में 30 साल पहले से। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। इसे पहले क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस भी कहा जाता था। इसे 28 दिसंबर 1949 के बाद से CRPF कहा जाने लगा। राजस्थान में माउंट आबू में CRPF की ट्रेनिंग अकेडमी स्थित है, जहाँ पर इसके अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के नीमच में और तमिलनाडु के कोयम्बटूर में और महाराष्ट्र के नांदेड़ में CRPF के 3 इंस्टीट्यूशन कॉलेज है, जहाँ पर इनके अधीनस्थ अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, यहाँ इन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो इसकी स्थापना हुई था 1939 में। जब 1939 में इसकी स्थापना हो गई थी, यानी कि इसे कहते थे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, यानी केंद्र द्वारा रिजर्व पुलिस फोर्स। तो तब भारत में क्राउन का शासन था, यानी ब्रिटिश क्राउन का शासन था, तो इन्हें इस वजह से क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस भी कहा जाता था, यानी कि क्राउन को रिप्रेजेंट करने वाली पुलिस। जब ब्रिटिश क्राउन का शासन खत्म हो गया तो 1949 के बाद से इसे CRPF कहा जाने लगा, यानी देश आजाद हो गया, ब्रिटिश क्राउन का शासन नहीं रहा, तो उसका नाम बदल दिया CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और राजस्थान के माउंट आबू में CRPF की अकेडमी स्थित है, ये CRPF की अकेडमी है। ये आप फोटो देख सकते हैं, इनके अधिकारी बैठे हुए हैं आगे, CRPF के हाई रैंक ऑफिसर हैं। CRPF अकेडमी स्थित है, यहाँ पर अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर केवल अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है माउंट आबू में। और जब नीमच है मध्य प्रदेश में, और कोयम्बटूर में है तमिलनाडु में, और नांदेड़ है महाराष्ट्र में, यहाँ पर ये दूसरी ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पर जो अधीनस्थ अधिकारी हैं, यानी हाई रैंक से या लो रैंक के अधिकारी हैं, यहाँ पर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर दी जाती है माउंट आबू में उच्च रैंक के अधिकारियों को, और बाकी 3 जगह दी जाती है
जो और कर्मचारी होते हैं उन्हें ट्रेनिंग। जैसे दूसरा फोटो देख रहे हो आप, ये महिला सीआरपीएफ की एक बटालियन है। महिला सीआरपीएफ ये टोटल काली ड्रेस में। तो इनकी जरूरत इस वजह से पड़ी कि भारत में जैसा आंतरिक सुरक्षा के लिए कहीं नक्सलवाद हैं, कहीं उग्रवाद है, कहीं और तरह से कुछ कर रहे हैं, कहीं दंगा कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। तो जो दंगाई हैं, उपद्रवी हैं, उनके लिए तो है कि आदमियों की बटालियन है सीआरपीएफ की। अब एक आदमी छुप के औरतों में जाकर उन्होंने औरत आगे कर दी, उन्होंने बच्चा आगे कर दिए कि जैसे और जगह कर रहे हैं, ये हमास वाले करते हैं और ये भी करते हैं पाकिस्तान के आतंकवादी के औरतों में छुप जाएंगे जाकर कि औरत आगे खड़ी हो जाएंगी तो मुझे यहाँ ना कोई भी। अब वे क्या करेंगे, आदमी क्या करें, आदमी पीछे बढ़ जाएंगे, यानी एक तरह से औरतों को ढाल बना देते हैं अपनी। तो इससे बचने के लिए फिर उन्होंने महिला सीआरपीएफ एक की बटालियन बनाई कि जो औरत हैं, औरतों पर कार्रवाई करने के लिए इन आगे किया जाएगा, और जो आदमी है आदमी पर कार्रवाई करने के लिए जो आदमी की बटालियन है उन आगे किया जाएगा। तो ये सीआरपीएफ में की टीम है, महिला सीआरपीएफ की बटालियन की। ये जो आप फोटो देख रहे हो, इसकी स्थापना इस वजह से की गई थी, सेना। और बाकी आप बता दिया पहले। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो कुछ आपको इस पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके बताना, और बताना अगली वीडियो किस टॉपिक पर पढ़ना चाहते हो। तब तक के लिए नमस्कार।